और होपफुली आप सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे। तो सेशन की शुरुआत है। सेशन की शुरुआत में आप सभी लोग साथ में हैं और बहुत अच्छे से हम लोग लाइव कर लें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। काफी दिनों बाद हम लोग लाइव बैठे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। अरविंद, जतिन, मनीष, सौरभ, मुन्ना, शाहिद, सभी साथियों का स्वागत है। साथियों नेहा लिख रही हैं कि सर चाय पी रहे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, क्लास लेट नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है कि काफी दिनों बाद लाइव आई है, तो हो ये रहा था कि इंटरनेट के इश्यूज के कारण से चीजों को करने में दिक्कत आ रहा था। ये चिंता मत करिए, अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे साथियों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और आज बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव सेशन होगा, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। आप सभी लोग मुझे आंसर वगैरह देते जाएंगे। चंदन कुमार, थैंक यू सो मच, प्रणाम भैया। नीरज, खूब सारा आशीर्वाद। नीलेश, सभी को प्रॉपर तरीके से सब सही दिखाई दे रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। साथियों, जरूरी सूचनाओं में एक चीज सूचना ये प्राप्त कर लीजिए कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जेई के लिए डिटेल में स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, यहाँ का सेशन शुरू हो रहा है मंडे से, ठीक है। आप लोग अगर एसएससी की तैयारी प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं और बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आज आप अगर एकदम बिगिनर भी हैं तो इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत बेसिक तरीके से हम चलेंगे। रेफरल कोड अंकित 10 लगाना अनअकैडमी पर एसएससी सेक्शन में, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, ध्यान से समझिएगा, सवाल के आंसर भी करिएगा। हम सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपटल पे कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहुत बेसिक सवाल है। पृथ्वी का भूपटल, भूपटल का मतलब होता है अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो अर्थ क्रस्ट होता क्या है? तो अर्थ का वो भाग जो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है ना, वो अर्थ क्रस्ट है। उसके अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो साथियों ये है एल्यूमिनियम। अब क्या होता है इस जगह साथियों, समटाइम्स ऑप्शन में वो जब डिजाइन करता है तो ऑप्शन देके रखता है सिलिकॉन, ये समझने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन देके रखता है वो ऑक्सीजन। और हम लोग इस जगह गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें किसी ना किसी मामले के अंदर नंबर 1 है। कैसे? सवाल पूछा गया है धातु की प्रचुर मात्रा बताइए, है ना। तो अब देखिए, अब मैंने आपके सामने कई लोग मुझे पोटेशियम आंसर दे रहे हैं, एल्यूमिनियम के अलावा अब मान लीजिए मैंने सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी लिख दिया, तो आंसर क्या देंगे? ये सवाल सोचने का हो गया, है ना। तो अब देखिए साथियों, आपको ये चीज देखनी है। मैं आपके लिए फोटो लेके आया हूं, बड़े प्यार से समझिए। ये अर्थ क्रस्ट है ना, और इस अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम मात्र 8% है। अब इस पॉइंट को समझिए, एल्यूमिनियम तो 8% है और सिलिकॉन 28% है। अब बताइए, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन ये रखता, मैं चलिए ऑप्शन बना देता हूं आपके सामने। ए ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, नहीं एल्यूमिनियम ही रहने देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। बी ऑप्शन है सिलिकॉन और सी ऑप्शन है ऑक्सीजन। अब बताओ बेटा, इन तीनों में से अगर आपसे सवाल यही वाला पूछा जाता, सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, देखो यही पर गेम है सारा। कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बताइए बेटा, क्या आंसर लिखेंगे ऐसी स्थिति में आप? ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये एग्जैक्ट है, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर इसी क्रम में चीजें पाई जाती हैं। बताइए अब आंसर क्या देंगे आप? ऑक्सीजन देंगे? बोले सर जो दिख रहा है वही देंगे। अंकित यादव लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं। बेटा सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है, लास्ट में सिखा देंगे। हाँ बबलू, आपका आंसर पार्शियली राइट है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से राइट नहीं। अब देखिए आंसर बदल गए लोगों के, सी भी आ गए। उपेंद्र कुमार सी लिख रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। पॉइंट क्या है साथियों कि यहां पर सवाल पूछा गया है धातु, और जब साथियों धातु सवाल पूछा गया है ना, तो मैं आपको बताऊं साथियों, ये धातु जो है ये केवल एल्यूमिनियम है, यानी मेटल। यही था सारा की सारा पॉइंट, यही पेपर में पूछा जाता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये वाला जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये है एल्यूमिनियम, ये तो है मेटल नंबर 1। सिलिकॉन जो है ना, ये मेटलॉइड है, ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटलॉइड है, उपधातु है। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये है नॉन मेटल। अब देख लो, आपसे सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो मेटल है वो कौन सी है ना। तो यहां से सवाल निकल करके आया। तो अब सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है? मतलब आपके सामने एलिमेंट लिखे हुए हैं
और पूछा गया है कि डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बेटा। तो डाइल्यूट H2SO4 की अगर मैंने बात करी तो इसका मतलब यह है कि यहां पर H2O भी है और H2SO4 भी है। पहले तो इस शब्द का मतलब समझिए, और जब ये दोनों बातें लिखी जाएं तो आपको यह समझना जरूरी है कि यहां H2O जो है ना मित्रों, वो 50% से ज्यादा है और H2SO4 जो है वो 50% से कम है। तभी जाकर के आप इसको क्या कहते हैं? तभी जाकर के आप इसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है बेटा। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके साथ में रिएक्शन करा दी आयरन की, किसके साथ? डाइल्यूट H2HCl के साथ, दिल वाले HCl के साथ, है ना। क्या बन गया? FeCl2 बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ऐसे ही देखो, अगर मैंने आयरन की रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, क्या बन गया? FeSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है बेटा। तो इस तरह से चीजों को आप अच्छे से समझते चलिएगा। तो देखिए यहां पर ये आयरन है, आयरन के साथ हमने रिएक्शन कराई। अब आप में से कई साथी जो है वो कॉपर भी लिख रहे हैं। कॉपर जो लिख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कॉपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है ना। सुजाता लहरी, आपका आंसर मुझे प्राप्त हो रहा है, तो आपको ये प्राप्त समझ में हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। बड़ा आसान है भाई, चूंकि यहां एक ही आयरन है, यहां पर भी एक ही आयरन है, यहां 2 Cl हैं, तो 2 Cl है तो स्वाभाविक सी बात है ना भाई कि 2 Cl हैं, तो यहां पर 2 Cl पहुंचे हुए हैं, तो ये लीजिए तो 2 HCl हो गया। सिंपल सी कहानी है, बड़ा सा आसान सा सवाल है। अब देखिए ये सवाल जो नंबर 1 पर हमने पूछा था, इसको घुमा के आपसे कैसे पूछा जा सकता है वो देखिए। सवाल को घुमा के क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट रॉक्स एंड मिनरल्स हैव ए मेजोरिटी ऑफ विच एलिमेंट, यानी कि जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनके अंदर कौन से तत्व की बहुलता होती है। देखिए अब आपको मैं एक बात बताता हूं, चट्टान और खनिज जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये चट्टान और खनिज जो है साथियों, ये पाया तो क्रस्ट पे ही जाता है। कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट पे ही पाया जाता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट पे सवाल पूछा जा रहा है कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। जैसे अब बताइए, मैंने आपको वही फोटो फिर से दिखा देनी है, सब फोटो तो यही है, वापस से देख लो। अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है। अब आंसर दीजिए आप लोग, सवाल क्या पूछा गया है देख के आंसर दीजिए। अब मान लो कि मैं यहां पर एल्यूमिनियम भी लिख देता, चलो ये डी की जगह में एल्यूमिनियम लिख देता। लो अब आंसर दीजिए। मैंने एल्यूमिनियम भी ऑप्शन कर दिया, अब क्या करेंगे? अब सिलिकॉन सही हो जाएगा, है ना। तो ये जो मेरे आंसर लिख रहे हैं साथी, भानु प्रताप, चंदन गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर है। अब सिलिकॉन को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सिलिकॉन को प्राथमिकता आप इसलिए दे सकते हैं क्योंकि यहां पर तत्व पूछा गया है, यहां पर क्या नहीं पूछा गया है? तत्व के स्थान पर आपसे यह नहीं पूछा गया है कि बताएं धातु कौन सी है। तो तत्व तो भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी तो तत्व हैं, यानी एलिमेंट तो सभी है ना भाई। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से समझते चलिए आप लोग। अच्छा, सवाल पूछा गया है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग होता है। आप में से कई लोग समझेंगे नहीं कि सर ये संचायक बैटरी क्या होती है। अरे भाई वो बैटरी जिसका दो बार उपयोग किया जा सके, यानी एक से अधिक बार उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, हम आपको इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट बताएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दो, और व्याख्या, क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोग ज्यादा मिले हैं। हाँ, रोहित कुमार लिख रहे हैं सर गोल्ड और सिल्वर में मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे थे, गोल्ड और सिल्वर, देखिए अलग अलग बुक्स में मुझे अलग अलग चीज मिली। आपके कमेंट्स के आधार पर जब मैंने चीजें चेक करी तब भी जाकर के मैंने ये देखा। गौरव कुमार जी, हाँ थैंक यू सो मच, आज काफी दिनों बाद लाइव आए हैं, है ना। तो आप लोगों के कमेंट्स के बाद मैंने चेक किया तो आप भी सही थे। तो आप लोग मेजोरिटी के आधार पर, मैंने जब बुक चेक करी तो उसके अंदर गोल्ड ही मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट मिला था, तो आप उसमें गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, क्योंकि जिस सोर्स से मैं आपके क्वेश्चंस बना रहा था वहां पर सिल्वर दिया हुआ था, तो मैंने आपको सिल्वर इसीलिए आंसर करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचायक बैटरी, तो आपके आंसर आ चुके हैं, पंकज कुमार का आंसर आ चुका है ना। तो आप लोगों को मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है लेड। तो देखिए संचायक बैटरी होती क्या है, संचायक बैटरी क्या होती है, तो इस इमेज को देखिए। संचायक बैटरी में साथियों जो लेड है ना, ये PbO2 के रूप से आपके एक एनोड पर लगा दी जाती है। ये जो है ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, और बीच में क्या भर रखा है, H2SO4 भर रखा है, ठीक है ना। और चार्ज जब किया तो यहां से Pb जो है वो किस में बदल गया, PbO2 के अंदर बदल गया, ठीक है ना। तो यहां पर पानी का निर्माण हो जाता है। तो आपको क्या समझना जरूरी है,
इस संचायक बैटरी के अंदर, क्योंकि फाइनली PbSO4 बनेगा, पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो होता क्या है साथियों, ये पानी आप लोगों की गाड़ी के अंदर जो बैटरी रखते हो ना, मोटरसाइकिल में, कार में, वो यही वाली बैटरी है। तो संचायक बैटरी वो बैटरी है जिनको चार्ज किया जा सकता है। चार्ज करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है भाई, चलिए साहब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो लेड धातु है इसके अंदर, आपको पता चल गया होगा यहां पर कौन सी धातु का उपयोग किया जा रहा है, लेड का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माखन सिंह कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लेते। भाई साहब नेट चले, अब हम सबका नाम लेंगे। अब बस आप ईश्वर से बस प्रार्थना करिए कि हमारा जो नेट है ना, ये प्रॉपर तरीके से चल जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए नेट के जुगाड़ तो किया गया है। अब देखिए कितना सही से काम हो पाता है। वह धातु जो कुछ समय तक हवा में खुली रहने पर उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु कौन सी है ना। अखिलेश कुमार, आपका नाम नहीं लेते, आपने आंसर सबसे पहले दिया था, सॉरी भाई। आसाम का डोमिसाइल पर, अरे बेटा डोमिसाइल पर मैंने उस पे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल पर आज सुबह वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो किया है, एक तो वो देख लेना। और अभी मैं 1:45 पर इसी चैनल पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर के रूप में 5 मिनट का वीडियो लेके आ रहा हूं, वो और मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना। डोमिसाइल से संबंधित जो भी बातें होंगी ना, वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए साथियों, हरे कार्बोनेट की परत का क्या सीन है। देखिए साथियों, ये होता है हरा कार्बोनेट। कैसा होता है हरा कार्बोनेट, तो देखिए आपने देखा होगा साथियों, कई बार कॉपर की जो अपनी जो केबल होती है, कॉपर की केबल आप लोगों ने देखी होगी। आपके एसी की जो वेंट होती है ना, उस पे कॉपर की केबल होती है, मतलब कॉपर वायर लगा होता है उसमें, है ना। वो इस तरह का हरा हरा हो जाता है। ये हरा क्यों होता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है मेरे प्यारे साथियों। कॉपर जो है ना, ये पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में है, और ऑक्सीजन, इनके साथ मिलकर के, देखिए इसको कहते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी जिस हवा के अंदर नमी हो, इसके साथ क्लियर रिएक्शन करके क्या बनाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है ना। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसका रंग हरा है। तो दिस ग्रीन कोटिंग डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, दिस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि OH माइनस ये दे सकती है। OH माइनस दे सकती है, तो अपन ब्रॉन्स्टेड लॉ ही कंसेप्ट पहले ही सीख रखे हैं, है ना। आरएनएस का कंसेप्ट सीख रखे हैं। आरएनएस ने तो कही रखा है जो OH माइनस देगा वो बेस होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात। मेरा नाम लो, मैं अकबर हूं, अमित विश्वास ले लो। अकबर, मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा, अमित विश्वास सर मेरा नाम नहीं लेते, मैं, अरे भाई पांडे विपिन जी, मैं कुछ थोड़ी देर पढ़ाने लग जाता हूं भाई। आइए अब एक सवाल देखिए, ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है। तीव्र शीशा विषाक्त जन किसको कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि जो आप लोग वैलेंटाइन डे से दिन पहले जो चॉकलेट डे मनाते हैं, उस चॉकलेट के अंदर आपको याद होगा क्या पाई जाती है, लेड पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि स्वाद वर्धक जो पदार्थ हैं उनमें भी लेड पाई जाती है। और चॉकलेट के अंदर जो चोकोज होता है ना, कोकोस करके जो पदार्थ है, जिसको चोकोज बोलते हैं आप, असल में ये पौधे से प्राप्त होने वाली चीज है जिसके अंदर लेड उपस्थित होता है। और मैंने आपको बताया था कि इससे 2 प्रकार की प्रमुख बीमारियां होती हैं, किडनी का फेलियर होता है और इनफर्टिलिटी होती है। और इस बीमारी का जो नाम है ना साथियों, ये है प्लम्बिस। याद कर लेना, प्लम्बिज्म नाम है इसका, क्योंकि पीबी का मतलब होता है प्लम्बस, और प्लम्बस से जो बीमारी बनी वो प्लम्बिस है। ठीक है ना। आपको मैंने बातें याद होगा, याद मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा था डार्क चॉकलेट, कई लोग जो है वो मतलब चॉकलेट दिनों के दिन जो है प्यार मोहब्बत में चॉकलेट जो गिफ्ट करते हैं वो इस तरह से भारी पड़ती है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। सुबह की क्लास नहीं हुई आज, अरे हुई है भाई सुरजीत जी, क्लास हुई है। सुबह थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा देर हो गई थी। ठीक है ना भाई। चलिए लाइव में खुश दिखते हैं ना अपन, हाँ, क्योंकि लाइव में आपसे बात कर पाता हूं, बाकी वैसे मैं बात नहीं कर पाता हूं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं साथियों। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अब आजकल तो क्या है, अपन लोग एलईडी यूज करते हैं। पहले क्या था, एलईडी नहीं हुआ करती थी, बल्ब होते थे ऐसे वाले। देखो ये वाला जो है ना, ये बल्ब है अपना। इस बल्ब के अंदर अगर आपने देखा हो तो एक झनकार सी बजती थी। कभी आपने देखा होगा तो ये अपने बल्बों में इस प्रकार का एक तंतु लगा होता था, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये फिलामेंट जो है ना साथियों, ये फिलामेंट आजकल दिखाई नहीं देता, क्योंकि आजकल तो अपन CFL ट्यूब वगैरह ये चीजें यूज करते हैं। तो जो फिलामेंट होता था साथियों, ये बना होता था टंगस्टन का। किसका बना होता था, टंगस्टन का। और साथियों मैं इसके बारे में एक फैक्ट शेयर करूं आपको टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है यार, काफी ज्यादा हो गया भाई ये। मतलब ये है इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक भी
अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं भाई साहब, सख्त लौंडा है ये। कौन? टंगस्टन। और ये पिघलता नहीं है, और जब पिघलता नहीं है तो टंगस्टन को आप याद रखिएगा। साथियों, आज खुशी का प्रमुख रीजन ये भी है कि बहुत दिनों बाद मेरे पास इंटरनेट की व्यवस्था हुई है जिससे मैं लाइव ले पा रहा हूं, बिना बफर के क्लास चल रही है। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सबने इतनी दुआएं करी, आप सबने कहीं ना कहीं से ईश्वर से प्रार्थना करी होगी, तभी जाकर के भाई साहब इस लॉकडाउन की स्थिति में मेरा नेट का इंतजाम हो पाया है, ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था हो पाई है। देखिए, चल पाए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, तो ये बता दिया मैंने आपको। अब एक अगला सवाल देखते हैं, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त किया जाता है? जिप्सम का उपयोग, मेरे प्यारे साथियों, जिप्सम, पहले तो बात यह समझिए कि मिट्टी पूछी गई है। क्या होता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए जाते हैं ना, तो मिट्टी हो जाती है क्षारीय, यानी एल्कलाइन हो जाती है। और जब एल्कलाइन हो जाती है ना साथियों, तो एल्कलाइन जो मिट्टी होती है, उस एल्कलाइन मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया जाता है? उसके मतलब उसको खत्म करने के लिए CaSO4, यही है जिप्सम। साथियों, CaSO4.2H2O जो है ये जिप्सम है। और अगर कोई मेटल यानी एल्कलाइन क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु के अंदर अगर ये डाल दिया आपने, तो क्षार, और यहां पर CaSO4.H2O, एक तरह से ये समझ लो कि ये H2SO4 है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाती है। क्योंकि क्षारीय मृदा है यानी कि एल्कलाइन मृदा है, तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया हो जाएगी तो आपस में ये क्या करेंगे? ये एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी उदासीन हो जाएंगे। और ये उदासीन हो जाएंगे तो मिट्टी जो है वो यूज में आ जाएगी। ठीक है ना। अब कोई ये पूछ ले कि सर मिट्टी के अंदर अगर एसिडिक करेक्टर हो गया, तो भाई उसके अंदर क्षार डाल दो, कोई सा भी उठा करके, है ना। तो एक तरीके से बाइकार्बोनेट डाल दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग एसिडिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, अब एक बात ध्यान से देखिए, ये बढ़िया सवाल है। क्या होता है साथियों, आपने कई बार जो है ना चाय की थड़ी पर कभी चाय पी हो, तो वहां पर जो ट्रे होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम की ये जो ट्रे है, हालांकि ये बहुत सारे लोगों ने शायद कभी सुना नहीं होगा, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इस ट्रे की क्या परेशानी है साथियों, कि ये जो ट्रे है ये कई बार कलर अब्सॉर्ब करके इस कलर की हो जाती है। देखो कैसे कलर की हो जाती है, ये रंग देखो मैं लेके आया हूं, ये जो रंग दिख रहा है ना आपको, ये मतलब रंग तो बाद में किया गया है, लेकिन कलर जो है ये इसका बड़ा ही दबसा जाता है। आप अपने घर में देखो, चाय का जो पतीला होता है ना, चाय जिसमें आप बनाते हैं, एल्यूमिनियम का जो अपन बनाते हैं, केतली टाइप की जो चीज होती है, उसमें क्या होता है साथियों कि वो एल्यूमिनियम जो है वो रस्टिंग खा के खराब हो जाता है। कल याद करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि इसके अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो रंग चढ़ाने के लिए टिनिंग की जाती है। टिनिंग याद आ गया आप लोगों को? मैंने आपको कल कहा था कलई कार किया जाता है। आपसे क्या है कि लाइव सेशन में बात हो जाती है, मतलब उसमें बात नहीं हो पाती है ना, तो टिनिंग की जाती थी, याद है। तो अब क्या हो रहा है यहां पर मैं आपको बताऊं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सतह बनती है, तो इसमें क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, एनोडीकरण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आपके ये जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके ऊपर रंग ये जो दिख रहा है ना, इसको एनोड बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो ध्यान से, ये एल्यूमिनियम और Al2O3 दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, तो ये एनोडीकरण की प्रक्रिया है। तो इसके अंदर टिन इस प्रकार से बना दिया, यानी कि इसको जो है वो एनोड बना करके, यानी धनावेश बना करके इसके ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब वो कर दिया है, Al2O3 में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रक्रिया को, एनोडीकरण की प्रक्रिया को एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसकी वजह से ये ऐसी दिखाई देती है, कलरफुल हो जाती है। ठीक है ना। तो ये एक एडिशनल चीज है, अगर आपको पता चल जाए तो। ठीक है बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट चीज देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? मतलब कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो पहली बात तो यह है सर कि धातु यहां पर जो दिख रही है वो केवल यही है। अगर आप पहचान रहे हैं तो बाकी तो सारी नॉन मेटल है, तो पूछने वाली बात क्या है, ये मेटलॉइड हो गई, ये नॉन मेटल हो गई, है ना। तो धातु के रूप में तो कैल्शियम अकेली है। तो कैल्शियम जो है अगर वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी, तो भाई CaO बनाएगी, और CaO बनाएगी तो जल में, देखिए सिंपल सी बात है, कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है +2, और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है -2। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? CaO। और ये जो CaO है अगर ये पानी में मिला दोगे तो क्या बनाएगा भाई? ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, खत्म बात। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये जल में घुल ही जाता है। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यार, क्यों नहीं घुलेगा, आराम से घुल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में उपयोग में ली जाती है? सवाल क्या है? उम्मीद है आप सभी साथियों को बढ़िया लग रहे होंगे। और भाई थोड़ा सा देखो, इतने दिनों बाद आए हैं तो आप अपने गुरुजी के सम्मान में वीडियो को शेयर कर दो यार,
मतलब आपके लिए मतलब लाइव पहुंचे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर करा करके लाइव इस वीडियो को शेयर कर दो अपने साथियों के लिए। और कितने प्यारे प्यारे सवाल रोज करा रहा हूं, तो उसका भी थोड़ा सा बता दो यार, है ना शायद। चलिए, है ना। तो अब क्या है साथियों कि बिल्कुल आयरन भी है, ये आपकी जो प्रवृत्ति है ना आयरन की, आयरन के अंदर बेसिकली दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है। FeO जो है ये FeO बनाता है, लेकिन FeO जो है अगर ये Fe2O3 में बदल जाएगा, एक मित्र लिख रहे हैं मेरे, अगर ये Fe2O3 में बदल गया तो बेटा ये तो रस्ट है, रस्टिंग है, रस्टिंग। रस्टिंग मतलब समझ रहे हो, जंग लग गई। जंग का फॉर्मूला यही तो होता है। और जब जंग लग गई तो क्या जंग पानी में घुलती है क्या? पानी के कारण तो लगती है वो, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल क्या पूछा गया है देखिए, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है? अब आपने अर्धचालक तो याद कर रखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब याद कर रखे हैं, लेकिन साहब मैं आपको ये समझाऊंगा अर्धचालक होते क्या हैं, सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो देखिए साथियों, अर्धचालक क्या होते हैं आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखें साथियों। क्या होता है अर्धचालक के अंदर, यहां पे मैं लेके आया था एक इमेज, गायब हो गई है शायद, हाँ ये रही, अगले सवाल में चली गई। यहां देखो बेटा, ये है अर्धचालक। क्या होता है कि कोई भी चीज चालक है या अर्धचालक, ये इस बात पर निर्भर करती है कि अगर किसी का मतलब वैलेंसी बॉन्ड है, वैलेंसी मतलब ये है, क्या कहते हैं इसको, वैलेंसी सेल है। वैलेंसी सेल से अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले सेल की, जिस सेल का दूसरा नाम क्या है, आउटर मोस्ट सेल की, अगर वैलेंसी सेल से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तुरंत लपक के चले जाएं, कितने से कम एनर्जी रखते हो, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी रखते हो, तो ऐसी स्थिति में तो ये कहलाते हैं मेटल। और अगर वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी रखता हो, कितनी, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये है सेमीकंडक्टर। और अगर बैंड गैप किन किन के बीच में, आपके वैलेंसी बॉन्ड के बैंड के बीच में और कंडक्टर बैंड के बीच में, यदि ये 3.2 से ज्यादा है, तो मेरे प्यारे साथियों इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो आप इसे जानते हैं किस नाम से साथियों? इंसुलेटर के नाम से। तो याद रख लेना, सेमीकंडक्टर को कई बार इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो विभव अंतर है, यानी एनर्जी का जो अंतर है, वो कितना है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इस बात को याद कर लेना, ठीक है बेटा। अच्छा, एक सवाल, हाँ ये सवाल भी देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और वो क्या है, डेगाना। डेगाना भाखरी हमारे राजस्थान में एक जगह है, राज संबंध में, है ना। अब ये चूंकि मैंने आप लोगों को अभी ये करवाया था, टंगस्टन करवाया था, तो उसी से संबंधित सवाल करा देता हूं मैं कि हमारे राजस्थान में डेगाना नाम से एक जगह है, और डेगाना में साथियों किसकी खान पाई जाती है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया है, टंगस्टन की ही खान पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी हाल बात बताई थी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 3-4 सवाल और थे, लेकिन समय समाप्त हो चुका है, तो जल्दी से आप इतना सा जान लीजिए कि अगर कई साथी पूछ रहे थे कैसे क्लास लेना है, तो मैं वो बता देता हूं, बाकी सवाल कल करा दूंगा मैं। साथियों, मेरा एसएससी सीजीएल का मंडे से क्लास शुरू हो रही है। जो साथी बिल्कुल फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं ना सीजीएल के अंदर, यानी आज डे 1 से तैयारी करना चाहते हैं, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको मैं स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा और पेपर के लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना है मैं तरीका बता देता हूं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर पर जहां फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं उसे इंस्टॉल करिए, और वहां से चूज योर गोल में जाकर के एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लीजिए। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के मेरे प्यारे साथियों, यहां से आपके सामने जो तमाम ऑप्शंस है, 6 महीने का, 12 महीने का, अगर आप तैयारी में बिल्कुल नए हैं तो मेरी सलाह मानिए 12 महीने का। और देखिए, आप में से बहुत सारे साथी रेलवे की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि रेलवे वाले भी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप एसएससी का एग्जाम भी देंगे ही, क्योंकि अब बहुत दिन तैयारी करते हुए हो गया है आपको। इसको ज्वाइन कर लीजिए। 6,000 रुपए मात्र इसकी कीमत है। तैयारी में आप जुड़े रहेंगे, आपको सारे मैथ वगैरह, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब तो मिल ही जाना है। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है। अगर आप 6 महीने वाला लेते हैं तो ये 5400 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर 6 महीने का लेते हैं तो 4800 वाला है, ये 4300 का पड़ जाएगा। बेटा अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से क्लियर करते चलेंगे, समय भी है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और रेगुलर क्लासेस पढ़ते रहिए। करंट वाली क्लासेस भी अब कल से लाइव ही होगी। आज ईश्वर की दया से ये सब चीजें जो आज पढ़ाई गई हैं, ये प्रॉपर तरीके से लाइव हो पाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक